एवरीवन अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में हम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 इंट्रा ऑपरेटिव केयर्स। ठीक, तो ऑलरेडी हम 3 लेक्चर ले चुके हैं, बट अभी कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीक में पूरा कम्प्लीटली आपका इंट्रा ऑपरेटिव केयर कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। बट क्या थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें से क्या ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे कि डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, आप माइक्रोब्स उसमें माइक्रोबायोलॉजी में और इन्फेक्शन कंट्रोल में प्रॉपर्ली पढ़ोगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ऊपर ऊपर बता दूंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको। ठीक है, बाकी ये आपको साक्षी मैम है, वो बताएंगे आपको इन्फेक्शन कंट्रोल में प्रॉपर्ली क्या क्या चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सारी पीपीटीज और पीडीएफ सारे डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर की एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे बार बार बोलते हैं भैया मेरे पास बुक्स नहीं हैं, नोट्स नहीं हैं, तो मैंने बहुत सारी ऑथेंटिक बुक, लेटेस्ट एडिशन की बुक डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी फ़ोटो स्टेट करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन होता क्या है? डिसइंफेक्शन जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोब्स को क्या होता है किसी जगह से हटाना, या उसको क्या करना, इतना वीक कर देना कि वो किसी को इन्फेक्ट ना कर पाए। ठीक है, या कुछ हद तक मतलब ऐसा है कि अगर वीक बैक्टीरिया या वायरस है तो उसको किल कर देना, एक काम है आपका डिसइंफेक्शन का। इसके बाद आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का काम होता है प्रॉपरली बैक्टीरिया को क्या करना है, किल करना है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया, उसको ऑटोक्लेव के थ्रू उसको क्या करना होता है, किलिंग करना होता है। इसी को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक है, डिसइंफेक्शन जो होता है वो 100% नहीं होता है, बट जो स्टरलाइजेशन मैक्सिमली बात करें तो 100% होता है। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती, फिर भी 99.9% तक जो है वहाँ पे क्या होता है, क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन की अगर बात करें हम, तो डिसइंफेक्शन जो होता है, डिसइंफेक्शन की अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रॉइंग पैथोजेनिक माइक्रोब्स। पैथोजेनिक माइक्रोब्स क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, बट एक्सेप्ट क्या है आपका स्पोर। जो फंगस के स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं होते हैं कि वो डॉर्मेंसी स्टेज में रहते हैं। जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहती है तो वो क्या करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, डिसइंफेक्शन के थ्रू जो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इनको क्या होते हैं, माइक्रोब्स फ्रॉम इमीडिएट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद क्या आता है आपका स्टरलाइजेशन आता है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। इसमें क्या होता है, स्पोर्स भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, किल कर देते हैं। क्योंकि स्टरलाइजेशन जो जनरली होता है एक फिजिकल मेथड है, जिसमें ऑटोक्लेव होता है, माइक्रोब्स माइक्रोवेव के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू या ओवन के थ्रू क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद पर्पज की अगर पर्पज की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड क्रॉस कंटामिनेशन। इन्फेक्शन एंड क्रॉस कंटामिनेशन ऐसा है कि अगर आप जब कभी भी सर्जरी हो रही किसी पेशेंट की, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा है हमने, उसके बाद फिर अगर वही इंस्ट्रूमेंट किसी और पेशेंट पे भी यूज किया जाए तो हमेशा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाएगा, या क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक HIV एड्स जैसे, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए कहीं क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, इसलिए हमको क्या किया करना होता है, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। डिसइंफेक्शन जनरली जो है उस साइट को क्लीन किया जाता है, और स्टरलाइजेशन जो होता है वो जनरली इंस्ट्रूमेंट्स और जो मतलब इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या, टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब एसेप्टिक कंडीशन क्या करना है, मेंटेन करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग द इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर के टाइम पे क्या होता है, कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए क्या करना होता है, प्रिवेंट करने के लिए हमको डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट। हमको हेल्थ केयर प्रोफेशनल और क्या है, साथ में पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे इसके बाद लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे हम,
स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं आपका लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले हायर लेवल आता है, इमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल आता है और लो लेवल आता है। हाई लेवल में होता है जो क्या होता है 99.9% तक जो है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स खत्म हो जाते हैं, और जो आता है इमीडिएट लेवल में आता है उसमें जो है जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 90% तक खत्म होते हैं, और लो लेवल में बस थोड़ा बहुत क्या है कि जैसे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए मतलब करते हैं आपका लो लेवल डिसइंफेक्शन। ठीक है, हायर लेवल में क्या होता है किल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्पोर। क्या होता है एग्जांपल की अगर बात करें 2% आप ग्लूकोल्डिहाइड का यूज करते हैं इसमें, ठीक है, हायर लेवल में। और क्या होता है इंटरमीडिएट लेवल जो होता है उसमें किल करते हैं माइकोबैक्टीरिया मोस्ट वायरस एंड फंजाई के लिए यूज करते हैं। इसमें डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं एल्कोहल और फिनोकॉल्स का यूज करते हैं। जनरली क्या है कोई सैंपल कलेक्ट करना हो तब भी हम वहाँ पे एल्कोहल स्पिरिट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत कहीं कट लग गया उसको क्लीन करने के लिए हम स्प्रिट या अल्कोहल का या फिनोकॉल का यूज करते हैं। लो लेवल की अगर बात करें तो इसमें किल मोस्ट बैक्टीरिया सम वायरस एंड सम फंजाई लाइक क्वाटनरी अमोनियम का यूज करते हैं, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड का यूज करते हैं। जल्दी सैंपल वगैरह कलेक्ट करने के लिए भी इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन की अगर बात करें हम तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फिजिकल मेथड आता है और केमिकल मेथड आता है। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं कोई भी चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसका क्या करते हैं बॉयलिंग करते हैं और पास्चुराइजेशन करते हैं। पास्चुराइजेशन जनरली क्या है कि हम मिल्क को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए करते हैं। जनरली पास्चुराइजेशन में होता क्या है कि मिल्क को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, उसके बाद तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जो उसको हार्म पहुंचाते हैं वो क्या हो जाते हैं डॉर्मेंसी स्टेज में चले जाते हैं। इससे हम थोड़ा लॉन्ग टाइम तक उसको क्या कर सकते हैं कि बचा के रख सकते हैं। इसके बाद केमिकल मेथड आता है। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं एल्कोहल का यूज करते हैं, फिनॉल का यूज करते हैं, क्लोराइड का कंपाउंड्स का यूज करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड का यूज करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्शन करने के लिए। स्टरलाइजेशन में आता है जो आपका स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड में जनरली यूज क्या होता है आपका फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है और फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन ये यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ गई। तो स्टरलाइजेशन में क्या होता है मैंने बोला था स्टरलाइजेशन जो टेक्निक्स होती है वो क्या होती है पूरी 100% लगभग क्या होता है बैक्टीरिया वायरस को किल करते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन और क्या रेडिएशन, ये क्या है ये इसमें हेल्प करता है उसको पूरी तरीके से स्टरलाइज करने के लिए। इसके बाद का क्या आता है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड की बात करें तो इसमें इथाइल ऑक्साइड आती है, इथाइल ऑक्साइड गैस और फॉर्मल्डिहाइड गैस का यूज करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, जो क्या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक आपका जो आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं, लाइक आपका हैमर्स हो गए, स्क्रू ड्राइवर हो गए, ठीक है, ड्रिल मशीन हो गई। इन चीज़ों को क्या करें डिसस्टलाइज करने के लिए हम एथाइल ऑक्साइड गैस और फॉर्मल्डिहाइड गैस का फॉर्मलिन का क्या आते हैं कुछ टैबलेट्स आते हैं उनको हमें रखते हैं उसके बॉक्स में डिसस्टलाइज करने के लिए, स्टलाइज करने के लिए। ठीक है, डिसस्टलाइज करने के लिए हम उसमें रखते हैं। ठीक है, अगर आपकी आर्थो ओटी में कभी ड्यूटी लगी तो वहाँ पे देखना जो वहाँ पे स्क्रू ड्राइव वो क्या कहते हैं आपका ड्रिल मशीन होती है उसमें क्या होता है आपको वो मिल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड ये टैबलेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिल्ट्रेशन की बात करें यूज ऑफ हीट सेंसिटिव लिक्विड्स का यूज करते हैं इसमें फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा जनरली साइड एक्स में रखा जाता है, जैसे प्लास्टिक के जो इतने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको क्या होता है कि उसको हम क्या करते हैं ऑटो क्लेविंग नहीं कर सकते हैं, उनको हीट एक्सपोजर में नहीं दे रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है साइड एक्स जो सोल्यूशन होता है ठीक है उसमें रखा जाता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। फिर क्या फैक्टर अफेक्टिंग स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, फैक्ट कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन टेक्निक्स को। ठीक है, सबसे पहले आता है टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए हमने कौन सी स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज करी है, इसके लिए प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें क्या करती हैं अफेक्ट करती हैं। अगर कोई भी बहुत हाई क्लास का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसमें हमने लो क्लास की जो स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज कर ली बट हाँ देखने के लिए तो हो जाएगा बट वो इतने छोटे होते हैं क्यों हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी बैक्टीरिया के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी टेक्निक हमको यूज करनी है। ठीक है,
इसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द आइटम। नेचर ऑफ आइटम कौन सा है, अब मेटल है, ग्लास और प्लास्टिक है। अब क्या मेटल का आइटम हमको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, और तुम क्या कर रहे हो, उसको ऑटोक्लेविंग की जरूरत है और तुमने साइडेक्स में डाल दिया। ठीक है, ग्लास का आइटम है, तुमको उसको क्या करना है कि साइडेक्स में डालना है, तुमने ऑटोक्लेविंग में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कोई प्लास्टिक का आइटम है तो वही हॉट एयर ओवन में डाल दिया तुमने, हाई प्रेशर में डाल दिया, और उसको कहाँ पे डालना है, साइडेक्स में डालना है। तो क्या करना, उसके ठीक होने की, डिसइंफेक्ट होने के बजाय क्या हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब डिपेंड करता है कि अगर प्रेजेंस ऑफ कोई ऑर्गेनिक मैटर लाइक ब्लड है या फिर पस है, ठीक है, तो उसको बिना क्लीन किए, बिना रिमूव किए अगर तुमने उसको साइडेक्स में डाल दिया तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बट क्या जैसे कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है वैसे फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमको पहले उसको रिमूव करना जरूरी है। इसके बाद क्या आता है आपका कॉन्टैक्ट टाइम एंड टेम्परेचर। आप ये भी डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ को डिसइंफेक्ट कर रहे हो, स्टलाइजेशन कर रहे हो, उसका कितने टाइम में वो स्टलाइज हो जाएगा, कितने टाइम में डिसइंफेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ का भी तुमको ध्यान में रखना होता है और पता होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अब कोई भी चीज़ को ऑटोक्लेव में डालने के 10 मिनट के टाइम में क्या वो डिसइंफेक्ट होगा, ठीक है, स्टलाइज होगा प्रॉपरली। बट क्या करो, तुम 2 मिनट में उसको बाहर निकाल ले आ रहे हो, तुम्हारे पास केस बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रॉपरली वो स्टलाइज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कंसंट्रेशन एंड डिसइंफेक्ट स्टलाइजेशन एजेंट जो है वो क्या होना चाहिए, जितनी कंसंट्रेशन में यूज करना उतने में यूज होना चाहिए। अब जैसे कि तुम्हारा सेवलॉन और डिटॉल होता है, ठीक है, सेवलॉन को क्या करना होता है, 1:40 का रेशियो होता है, मतलब अगर 1 ml सेवलॉन है तो 40 ml क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। अब तुमने क्या किया कि 1 ml सेवलॉन तो लिया, बट क्या किया कि उसमें 60 ml या फिर 70 ml क्या किया तुमने, वाटर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही वीक हो जाएगा और डिस्टलाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम अगर डिटॉल लिए, डिटॉल का रेशियो जो होता है 1:20 होता है। ठीक है, अब इसमें अगर 1 ml डिटॉल है और 20 ml क्या है, वाटर है। ठीक है, ये प्रॉपर होना चाहिए। बट क्या किया तुमने कि इसकी जगह 1 की जगह 40 ले लिया, तुमको पूरी कंडीशन पता ही नहीं कितने की रेशियो में हमको उसको लेना है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या इंडिकेटर ऑफ स्टलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसमें का, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक, बस इतना ही है। अब क्या है इसमें इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स में सबसे पहले क्या आता है आपका, केमिकल इंडिकेटर्स हैं और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, केमिकल इंडिकेटर्स में हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव टाइप लाइक कूलर चार्ज करते हैं, और क्या बायोलॉजिकल में स्पोर और बैसिलस स्ट्रीथर्मोब्लेसिस स्ट्रोथर्मोबैसिलस जो होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद केयर ऑफ स्टलाइज आर्टिकल, मतलब उस आर्टिकल को प्रॉपर केयरिंग भी आनी चाहिए, जिस आर्टिकल का हमको क्या कर रहे हैं, और मतलब उसका ऑटोक्लेविंग कर लिया, ठीक है, हॉट एयर ओवन में डाल दिया, ठीक, माइक्रोब्स में डाल दिया, साइडेक्स में डाल दिया, वो तो डिसइंफेक्ट हो गया, स्टलाइज हो गया, बट उसकी प्रॉपर केयर भी तो आनी चाहिए। अगर केयर ही नहीं तुमको आती तो फिर से तुम उसको क्या कर दोगे, इन्फेक्ट कर दोगे। ठीक है, इसलिए केयर क्या होता है, सबसे पहले स्टोर, प्रॉपरली इसको स्टोर करना आना चाहिए। ठीक है, स्टोर इन क्लीन ड्राई क्लोज कप बोर्ड में क्या करना, हमको स्टोर करना, और क्या करना, लेबल विद डेट ऑफ स्टलाइजेशन एंड एक्सपायरी, उसको लेबल करके रखना कब हमने उसका स्टलाइज किया और कब वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, हैंडल विद द स्टाइल फॉरसेप, स्टॉयल फॉरसेप्स हमको क्या करना, हर चीज़ को हैंडल करना। ऐसा नहीं कि तुम क्या ग्लव्स तो पहने हो बट कई सारी चीज़ों को टच कर लिए, ठीक है, फिर उसी इंस्ट्रूमेंट को तुम उस हाथ से टच कर रहे तो वो फिर क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हमेशा स्टलाइज फॉरसेप्स से भी उसको क्या करना है, टच करना है, पकड़ना है। इसके बाद क्या, डू नॉट टच विथ बियर हैंड, बियर हैंड से तुम्हें टच नहीं करना है। इसके बाद रोल ऑफ नर्स का आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग हैंडलिंग, हैंडलिंग के टाइम तुमको एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना है, ग्लव्स पहन के रखना है, फॉरसेप का यूज करना है, और क्या इंश्योर करेक्ट मेथड टू ईच आर्टिकल, ये इंश्योर करके रखना है कि सारे आर्टिकल करेक्ट मेथड में हो। और क्या है, चेक स्टलाइजेशन इंडिकेटर्स, स्टलाइजेशन इंडिकेटर्स हमेशा चेक करना है कि प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टलाइजेशन एंड एक्सपायरी डेट, हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है,
इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कोई इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा यूज नहीं होता उसको स्ट्राइच कर तो लिया, बट के काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज नहीं हुआ, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो वही उठा के दे दिया। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, ये चीज़ हमको इसका ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट एनी पिच स्टलाइज टेक्निक क्या है, तो उसके लिए हमको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिसइंफेक्शन एंड स्टलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है गाउनिंग, आई थिंक गाउनिंग है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट वो तो उसकी बात जो है आई थिंक आपको उसमें ठीक से समझ में आएगा आपका जो इन्फेक्शन कंट्रोल में। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल में भी ये टॉपिक्स हैं, तो प्रॉपरली वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, साथ में 2 पीडीएफ जो है मैं अभी मतलब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो नीचे आपको और टेलीग्राम चैनल के का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।